गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कीवर्ड्स क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस जो आरक्षी वर्ग है उसके पदों पर 60,000 से अधिक वैकेंसियाँ जारी की गई हैं, जिसका भी आवेदन 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके बारे में जो विज्ञापन आया है ना, तो उसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या अर्हता, क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी में कई एलिजिबिलिटी है कि एज की एलिजिबिलिटी क्या है, एज की अर्हता क्या है, निवासी कहाँ का होना चाहिए, शैक्षिक अर्हता क्या है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो सिलेबस है उसको अच्छे से देखेंगे, ताकि आपके ऊपर एक ही वीडियो में सब लोड ना पड़े। ठीक है ना, तो इसको आप अलग से देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कि क्या विज्ञप्ति में क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले यह वैकेंसी किसकी है? यूपी पुलिस की है, उत्तर प्रदेश, जिसका लोगों को इंतजार था ना 4-5 साल से, उसकी ये वैकेंसी है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। ठीक है, यह वैकेंसी 23 तारीख को जारी की गई है। ठीक है, और इसमें जो इसकी वेबसाइट है, आपको और जानकारी चाहिए तो इसकी जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, इस पर आप जाके विजिट करके और भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती। पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड ये है। तो कई लोग नहीं पता है कि पे स्केल क्या है, बस फॉर्म भरने चले जाते हैं। तो ये पे स्केल है, ग्रेड पे 2000 है। ठीक है, और जो वेतन मिलेगा आपको, यह मूल वेतन है 21,700, यह मूल वेतन है। इसमें आपको जो भी इंसेंटिव जुड़ के मिलता है, जैसे TAD ग्रुप में, HRA ग्रुप में, तो ये सब भी आपको इसमें जुड़ के मिला, ये मूल वेतन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि पदों की संख्या क्या है। ठीक है, तो जो अनारक्षित वर्ग है, मतलब अनरिजर्व जो वर्ग है, उसके लिए 24,102 पद रखे गए हैं। EWS जो वर्ग है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके लिए 6,024 पद हैं, और OBC सेक्शन के लिए 16,264 पद हैं, और SC कम्युनिटी के लिए 12,650 और ST कम्युनिटी के लिए 1,204 पद रखे गए हैं, जो कि टोटल कुल मिला के 60,244 पद होते हैं जोड़ के। ठीक है, आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। ठीक है, पुरुष और कौन पात्र होंगे? तो पुरुष और महिला। ध्यान से बस सुनिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, परीक्षा के बाद नहीं। परीक्षा के पूर्व कभी भी रिक्तियों की संख्या, जो वैकेंसी है 60-200, उसको घटा बढ़ सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, और किसी भी समय, ठीक है, भर्ती के स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ठीक है, तो यह वैकेंसी निरस्त भी की जा सकती है, तो ये पहले ही क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो समय सारणी है आवेदन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है कि ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की जो तिथि है वह 27 दिसंबर 2023 है। फिर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 16 जनवरी 2024 है। ठीक है, मतलब आपको 16 दिन इधर, 5 दिन इधर, 21 दिन मिल रहा है, और वही 3 हफ्ते का टाइम है। और क्या करिएगा, आप इसके पहले ही फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें कर लीजिएगा, और समय से पूर्व अपने जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनको भी आप अपना सही करा लीजिए। आधार कार्ड में कुछ नाम गलत है, मोबाइल नंबर नहीं है, OTP नहीं आ रहा है, तो आप सब जाके सही करा लीजिए। प्रथम वरीयता देके अगर आप एक सीरियस अभ्यर्थी हैं तो। ठीक है, और नहीं अगर फॉर्म ऐसे भरे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वह 18 तारीख को है। 18 जनवरी को आप कोई भी संशोधन कर सकते हैं, अगर कुछ गलती हो गई हो तो। आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है, भर्ती प्रक्रिया के लिए 400 रुपये मात्र। ठीक है, अब है कि हाँ, एलिजिबिलिटी क्या है, अर्हता क्या है, राष्ट्रीयता क्या होगी? तो यह भारत का नागरिक होगा जो वह भर सकता है। ठीक है, तिब्बती शरणार्थी हो,
तिब्बत से आया हो, रिफ्यूजी हो, जो कि भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से, मतलब इस बेस पे आया हो कि मुझे इंडिया ही रहना है, उसे 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। कब आया हो? 1962 के पहले आया हो, और इस मोटिव से आया हो कि अब मुझे यही निवास करना है, अब तिब्बत नहीं जाना है। ठीक है। भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय, ये भी भारत में रहने के अभिप्राय, आना जाना नहीं लगा रहेगा। ठीक है, आ गए तो आ गए। पाकिस्तान से, जो पड़ोसी देश हमारे हैं, पाकिस्तान से, म्यांमार से, श्रीलंका से, ठीक है, किसी पूर्व अफ्रीकी देश, कौन कौन से, केन्या, युगांडा, ठीक है, ये है यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, यहाँ से माइग्रेशन किया हो और आया हो कि अब हमको इंडिया ही रहना है, अब हमको अफ्रीका नहीं जाना है। ठीक है ना, तो वो भी अहर होगा इसके लिए, वो भी एलिजिबल होगा। ठीक है, परंतु उपयुक्त श्रेणी ख और ग, जो तिब्बत वाले हैं और जो है अफ्रीका वाले हैं, कि अभ्यर्थियों को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, जिसके पक्ष में राज्य सरकार ने, जिस जिस व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा पात्रता, एलिजिबिलिटी प्रमाण पत्र दिया गया हो कि हाँ अब तुम यहीं रहोगे, तुम यहीं के निवासी हो, परंतु यह और कि श्रेणी ख के अभ्यर्थी जो तिब्बत वाले हैं से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता प्रमाण पत्र, जो पुलिस उप महानिरीक्षक होता है, ठीक है ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी, ठीक है ना, तो जो डीआईजी होता है उससे भी एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले और राज्य सरकार से भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले, तब वो फॉर्म भर सकता है, वो तिब्बत से आया हो तो। ठीक है ना, परंतु यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी ग में, मतलब ये पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार की बात कर रहा है, तो पात्रता का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा। अगर आप इन देशों से आए हैं, कहाँ से, अगर आप पाकिस्तान से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, श्रीलंका से आए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए 1 वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। ठीक है ना, 1 साल रह गया, लेकिन आप तभी उसके आगे दिया जाएगा सर्टिफिकेट कि हाँ आप यहाँ के नागरिक बन जाएँ, इन्हें कि छोड़ के चले जाएँ। ठीक है ना, तो ये चीज़ था एलिजिबिलिटी के संदर्भ में, निवासी संदर्भ में। ठीक है, अब शैक्षिक अर्हता क्या है ये भी देख लीजिए। ठीक है, शैक्षिक अर्हता क्या है? यह है कि 10वीं और 12वीं, 10th एंड 12th की परीक्षा आप उत्तीर्ण कर लिए हों। ठीक है, आवेदन करते समय अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, और ये भी है कि जो अपीयर्ड है, जो इस साल पेपर दे चुके हैं और रिजल्ट नहीं आया है वो, और जो अभी अपीयरिंग में है, जो पेपर इंटर का देने वाले हैं, वो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है ना, वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अगर पास हैं, ठीक है, पास हैं आप, तब ही आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि क्या नेक्स्ट है। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, कोई गलती अगर आपके मार्कशीट में है, कोई नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, पापा का नाम, मम्मी का नाम कुछ गलत है, तो उसको शुद्ध करने का दायित्व तो आपका होगा। अगर आप कोई शपथ पत्र दे सकते हैं तो आप शपथ पत्र दे दीजिए कि हाँ सर वहाँ अप्लाई किए हैं सही करने के लिए। ठीक है ना, तो वह दायित्व आपका होगा। उसके बाद क्या करना है, वह बोर्ड का निर्णय, कौन सा बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड, जो अभी हम लोग देखे ऊपर। ठीक है, और अगर आपके पास नीलिट से या डोइक सोसाइटी से ओ लेवल का प्रमाण पत्र है तो भी आप इसको इसमें लगा सकते हैं। और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की, ठीक है, इस प्रदेश की सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किए हैं। ठीक है, या राष्ट्रीय एनसीसी जो होता है, राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। अब क्या है, जो सबसे बवाल मचा है जिस पे, आयु की अर्हता क्या है। ठीक है, एज, तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए बोला गया है कि वह 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो। मतलब 18 वर्ष की आयु वह 1/7/2023 को पूरा कर लिया हो। ठीक है, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, जो जन्म है वो 2 जुलाई 2001 से, कब से, 2 जुलाई 2001 से लेके और 1 जुलाई 2005 के बीच का ही जन्म होना चाहिए। जिसका भी जन्म तिथि बर्थडे पड़ता है 2001 से पहले का है, जिसका 2005 के बाद का है, तो फॉर्म नहीं भरेगा। महिला अभ्यर्थी, ठीक है, जो 2 जुलाई 1998 से पहले, ठीक है, और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब 1998 के बाद और 2005 के पहले की महिला अभ्यर्थी होगी तो वो फॉर्म भर सकती है।
लेकिन अगर बात करें ओबीसी एस ये जनरल वालों के लिए हो गया। अब जो आरक्षित वर्ग है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो कि ओबीसी है, एससी एसटी है, उनके लिए जो शासन द्वारा निर्धारित छूट है आयु वर्ग में, वो उसमें लागू होगा। जैसे 22 साल 25 साल 3 साल है ओबीसी का, तो वो होगा। एससी एसटी के लिए मान लीजिए कि 5 साल है, तो वो होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें उसमें लागू होंगी। चरित्र क्या होगा, तो आपका जो करेक्टर है, वह जो सर्टिफिकेट मिलता है स्कूल से, इंटर पास कर टीसी मिलता है, टीसी और सीसी मिलता है। टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका है वह अच्छा होना चाहिए। चरित्र यानी कि आप स्कूल से निष्कासित किए गए हो किसी गलत काम के लिए, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। और ये है तो आपको चरित्र पर पहले ही दाग लग चुका है, तो आप वैसे ही अमान्य हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। और अगर निकाल भी लेते हैं एग्जाम, तो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्लियर करना चलिएगा। अब देखिए, अब ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि संघ सरकार या किसी राज्य सरकार का स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम, कुछ ऐसा कंपनियां हैं जो संघ सरकार के अंडर में या सरकार के अंडर में है, उसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से आपको निकाल दिया गया है किसी सेवा पे, ठीक है, जो कि संघ या राज्य सरकार के अधीन हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का अधीन हो, उसमें से आपको निष्कासित किया गया है बाहर से किसी कार्य के चलते, कुछ आप गलत काम किया है, तो पात्र नहीं होंगे आप, ठीक है ना। नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। किसी कोई आप मतलब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसमें आप दोषी पाए जाते हो, कोई एफआईआर है, चाहे कहीं मारपीट किए हैं, चाहे कोई गलत काम किए हैं, तो वो भी आप अनएलिजिबल हो जाएंगे। तो ये रही सारी एलिजिबिलिटी की बात, अहर्ता की बात, बहुत डिटेल में। अब एक चीज़ दिया हुआ है, वैवाहिक परिस्थिति, ठीक है। नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, मतलब दो वो वाइफ रखा है तो वो पात्र नहीं होगा। और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। मतलब आपके 2 जीवित वाइफ नहीं होनी चाहिए और 2 जीवित हस्बैंड नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप फॉर्म भरने का सोचिएगा भी मत, ठीक है ना। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए वो विशेष कारण विद्यमान है, ठीक है। तो सरकार इस बात पर केवल छूट देगी कि हाँ, ऐसा करने के लिए आप बाध्य थे और कुछ विशेष कारण थे जिसके लिए आपको ये करना पड़ा, ठीक है ना। यदि कोई अभ्यर्थी विवाह 2 विवाह या बहु विवाह करने का दोषी पाया जाता है तो भी वह अभ्यर्थी वो एलिजिबल नहीं होगा। उल्टे आपके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी, ठीक है ना, उल्टे कार्रवाई भी हो जाएगी। तो फॉर्म मत भरिएगा अगर ऐसे दुर्व्यवहार किए हैं तो। अब है शारीरिक स्वस्थता, ठीक है ना, मेडिकल जिसको बोलते हैं हम लोग। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। मेंटली और फिजिकली आप एकदम स्ट्रांग हो तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अहर नहीं, विकलांग व्यक्ति नहीं लिए जाएंगे। भाई क्या करेंगे लेकिन उसमें, जब काम ही फिजिकल है तो क्या करेंगे जाके उसमें। और फिर है भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी, ठीक है, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा संशोधन 17 के अधीन किया जाएगा। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट UPPBPB government.in पर अभ्यर्थियों के अवलोकन हेतु उपलब्ध है। तो आप जाके ये नियमावली पढ़ सकते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया क्या है, उसके नियम क्या क्या हैं, सब कुछ यहाँ लिखा जा सकता है ना। अब है इसका जो रिटन एग्जाम होगा वह क्या है। ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे, जिनके आवेदन पत्र जो है उसमें सब सही से भरा गया है, से ऑफलाइन लिखित परीक्षा से सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाए। तो पेपर कैसा है, ऑफलाइन है, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। तो आप प्रैक्टिस खूब करिएगा। ऑफलाइन लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखे जाएंगे। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। कितने की होगी, 300 नंबर का पेपर होगा। आप कट ऑफ आप डिसाइड करेंगे अभी से, तो ये सब छोड़ दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जिसकी समयावधि 2 घंटे होगी। तो पेपर कितने का होगा, 2 घंटे का होगा। और मार्क्स कितने हैं, 300, क्लियर हो गया। और ऑफलाइन होगा। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। अब विषय कौन कौन से होंगे देख लीजिए, देख लीजिए। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी भी होगा, ठीक है,
जीएस भी होगा, हिंदी भी, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ठीक है। तो जो एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी तथा मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड और बुद्धि उपलब्धि एवं तार्किक क्षमता, लॉजिकल जो कैपेबिलिटी है वो, लॉजिकल रीजनिंग। अब मतलब ये बात कर रहा है रीजनिंग और मैथ की बात कर रहा है। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यह प्रक्रिया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, सोच लीजिएगा। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न भी होंगे, तो 150 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कितना? 150, नंबर कितना? 300। और जो निगेटिव मार्किंग है वह जो है 1/2 का है, बहुत टफ है, ठीक है। 0.5 अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 0.2, तो 1/4 का है, सॉरी गलती हो गया, 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब आपके अगर 4 प्रश्न गलत हैं और तो एक जो सही वाला प्रश्न है किए हैं, मान लीजिए 4 क्वेश्चन किए हैं आप, ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपने किया है, इसमें 4 लाइन से 5वां, इसमें 4 ठो गलत हो गया, मान लीजिए 1, 2, 4, 5 गलत हो गया, तीसरा सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल 4 गलती पे 5 क्वेश्चन का नुकसान होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 का है, ठीक है ना। यह लिखित परीक्षा ओएमआर परीक्षा प्रणाली के अनुसार, मतलब इसमें आपको ऑफलाइन है तो आपको ओएमआर भरने को मिलेगा, ओएमआर, ठीक है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक, एक ही पाली में अथवा एक से अधिक पाली में, मतलब शिफ्ट 2 हो सकता है, एक से अधिक पाली में या एक पाली में ही आयोजित की जाएगी, ठीक है। और प्रश्न पत्र में भी सेट रहेंगे, जैसे ABCD जैसे रहता है ना सेट, तो वैसे भी रह सकता है, रहेगा। लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों, विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ संचालित, मतलब बोल रहा है कि पाली भी 2 हो सकती है और अधिक बच्चे हो गए अगर तो दिन भी हो सकता है। भाई एक दिन पॉसिबल नहीं ना है कराना, तो 2-3 दिन भी लग सकता है एग्ज़ाम कराने में। और एग्ज़ाम होने के बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी होगी, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। जब 2-3 एग्ज़ाम कराया जाता है ना, और कई पालियों परीक्षा होती है, जैसे पेट की परीक्षा होती है, बैंक की परीक्षा होती है, सब में ना नॉमिनेशन होता है, ठीक है ना, प्रसामान्यकरण किया जाता है, ताकि कौन सा पेपर टफ था, कौन सा पेपर इजी था, कौन सा पेपर मॉडरेट था, तो उस सबको मिला के एक ठो सामान्यकरण कर दिया जाता है। जिसका टफ था उसका नंबर बढ़ जाता है, जिसका इजी है उसका घट जाता है। ऐसा भी होता था, जैसे रेलवे वाले में हुआ था, ठीक है। तो ये देखिएगा, लिखित परीक्षा के उपरांत आंसर की जाएगी, भाई जाहिर सी बात है आती है, समय से आ जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपत्तियां भी दी जाएंगी, कुछ मान लीजिए क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है, तो उसके लिए आपत्ति भी दी जाएगी। और जिसका जो अंतिम अगर कुछ गलत है तो फिर एक रिवाइज आंसर की जाएगी, और उसका जो भी सुनवाई होगा तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका डाल के ही होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब यह है कि सही उत्तर के लिए जो निर्धारित अंक हैं वही नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। ओएमआर की 3 प्रतियाँ होंगी, ये भी बता दें यहीं पे कि ओएमआर की 3 प्रतियाँ होंगी, जिनमें से मूल प्रति जो एजेंसी है वो ले जाएगी जो एग्जाम करा रही है, और द्वितीय प्रति बोर्ड के पास जाएगी जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है, पुलिस बोर्ड है, और एक जो रहेगी आपके पास रहेगी, ताकि आंसर की जाएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। और एक चीज़ और है कि जो डॉक्यूमेंट जो एग्ज़ाम पास आपका जो डीवी होगा, तो डीवी करने के बाद, ठीक है, उसका आपका फिजिकल होगा। तो डीवी के लिए बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसका आपका ओरिजिनल चेक किया जाएगा, सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट जो होगा उसमें जो मानक दिया गया है कौन व्यक्ति उसके लिए एलिजिबल होंगे फिजिकली, उसमें क्या है कि जो सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के और SC/ST के जो छात्र हैं, ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। हाइट कितना होगा? 168, ठीक है। और जो अनुसूचित जनजाति के हैं, केवल ST के जो हैं, ST के लिए उनका 160 मांगा है। तो OBC, SC और जनरल के लिए 168 और ST के लिए 160, ये देखिएगा, ठीक है। और जो सीना है, जो चेस्ट है, उसका जो माप है वो क्या होगा, वह अनुसूचित मतलब जो OBC, जनरल और SC की जाति के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए मतलब ST के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 फुलाने पर। तो ये भी यहाँ पर थोड़ा सा छूट दिया गया है।
न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाने का फुलाव अनिवार्य है। कम से कम 5 सेंटीमीटर तो फुलाना ही फुलाना, उससे कम फूल रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है। और यही महिलाओं के लिए क्या है कि जो हाइट होगी वो 152 सेंटीमीटर, ठीक है, किसके लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए, या 152 सेंटीमीटर, और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट जरूरी है। किसके लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। वजन क्या है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 40 किलोग्राम का वजन जरूरी है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखें इसमें। अब इसके आगे हम लोग जो देखेंगे वो सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बाकी जो दौड़ चीज़ें में हैं वो इसमें यह है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ है और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ है। तो पुरुष के लिए 25 मिनट में और महिलाओं के लिए 14 मिनट में दौड़ पूरा करना है। तो रनिंग भी भाई अभी से लोग शुरू कर दिए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अंतिम योग्यता सूची जो है वो आपका फिजिकल के बाद ही डिसाइड किया जाएगा। और इसके बाद हम लोग अब जो देखेंगे सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप वीडियो क्लास से देखिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।